नमस्कार सभी को, सुबह का नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे अभी पटेल साहब ने बताया कि ग्रो टोटल के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके पहले ग्रो टोटल के बारे में हम डिस्कशन करें, मैं थोड़ा सा बच्चों का विकास और बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं, मतलब हर परिवार की जान होते हैं बच्चे। बच्चे माँ की आंखों के तारे और पापा के दुलारे। गुड मॉर्निंग हमारे बच्चों के लिए भी, गुड मॉर्निंग। केयरिंग फॉर सुपर हेल्दी किड विद आयुर्वेदा। आयुर्वेद में कुछ हमारी जो पुरानी संस्कृति है, 5000 साल पुरानी संस्कृति है, उसमें से कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हर किसी के लिए, मतलब हम इतने 4-5 दिनों से अपने एक एक प्रोडक्ट देखते आ रहे हैं, उसमें हमने देखा कि हर पर्सन के लिए, मतलब कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र के पड़ाव में यदि हो आप, आयुर्वेद में हमारे पास ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां संजो के रखी हैं। और धन्वंतरी ने उन सभी आयुर्वेदिक औषधियों का, सभी वनस्पतियों का इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है हमारे सारे फॉर्मुलेशंस में। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों के लिए ही हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, जो हमारे देश का आगे भविष्य है, उन्हीं के कंधों के ऊपर हम अपना पूरा भार डालने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, केयरिंग फॉर सुपर हेल्दी किड विद आयुर्वेदा, बूस्टिंग चाइल्ड्स इम्यूनिटी विद आयुर्वेदा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा कहा गया है कि बच्चों के पहले 1000 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्रिटिकल विंडो होती है उनके विकास और पूरी डेवलपमेंट के लिए, उनकी विकास और वृद्धि के लिए। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिसेफ, मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इन्होंने भी इस चीज को बहुत ही एम्फेसाइज किया है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इसको बहुत फर्मली ये बोला है कि ये जो 1000 दिन है शुरुआत के बच्चों के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जब वो बच्चा गर्भाशय में रहता है, मतलब डे 1 से जो उसका विकास शुरू हो जाता है, 270 दिन, मतलब जनरली हम बोलते हैं कि 36 सप्ताह, मतलब 36 वीक्स बच्चों का जो रहता है वो यूट्रस में रहता है, गर्भाशय में रहता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, फिर वो इस संसार में आता है, तो संसार में आने के बाद उसके जो पहले 2 साल हैं, फर्स्ट 2 years फॉर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ, उसकी पूरी पूरी विकास के लिए हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। उसकी फिजिकल, मेंटल और कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास और एक संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब जो बुद्धिमत्ता का विकास होता है, और जो पूरी डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वह पहले 2 साल पे निर्भर करती है। जो पहला 2 साल यदि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, तो आगे चल के जब वो स्कूल जाते हैं और धीरे धीरे जब उनका विकास होता है, जब वो टीनेज उम्र में जाते हैं, उस समय भी, तो पहले 2 साल हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। नॉर्मली तौर पे क्या देखा गया है कि हमको क्या लगता है, मेल न्यूट्रिशन यानी जो कुपोषण होता है। कुपोषण मतलब क्या, जो एक नॉर्मल हम बोलते हैं कि कुपोषण क्या है कि यदि बच्चे को खाना ना मिले, या फिर एक जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुपोषण का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को क्या खाना दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए क्या क्या उनको दे रहे हैं। तो वाई चिल्ड्रन आर नॉट ग्रोइंग वेल, बहुत कई जगह देखा गया है कि बच्चों की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं रहती, या तो उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं रहती, उनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं रहता, और या तो फिर उनकी मानसिक विकास अच्छा नहीं रहता। उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? 3 रीजंस उसके, मतलब ये जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं, ये रीजंस क्या क्या है? सबसे पहला रीजन है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है कि वह बच्चा सचमुच कुपोषित है, या तो उसको समय से खाना नहीं मिलता, या वो खुद ही उसको भूख नहीं लगती, और इसके चलते हुए लगभग बहुत सारे, मतलब करोड़ों में हम ये देख सकते हैं कि बच्चे कुपोषित रहते हैं। उसके बाद आ जाता है हिडन हंगर। हिडन हंगर का क्या मतलब है कि डेफिशिएंसीज ऑफ एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स। भले ही वो बच्चा खाना खा रहा है,
प्रॉपर उसको हम सुबह शाम खाना दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन और खनिज तत्व हमारे बच्चों के लिए चाहिए, जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए चाहिए, वह हमें नहीं मिल पाते, वह हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। नॉर्मल तौर पे हो गया है, अभी आजकल क्या हो गया है कि जैसे हम देखते हैं कि या तो लाइफस्टाइल बदल गई है, या फिर जो अनाज, जो हम सब्जियां, फल, जो भी कुछ हम बाजार से लाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से प्योर हो या फिर वो ऑर्गेनिक पद्धति से उगाए गए हों। तो क्या होता है कि हम पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम जो अन्न खा रहे हैं वही अन्न हमारे बच्चे भी खा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को अभी से ही उनको हम कुपोषित खाना देते हैं। मतलब उसमें विटामिन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। इस तरह से हम उनको, जो हिडन हंगर होती है, उनको बार बार भूख लगती है क्योंकि उनकी जो डेफिशिएंसीज है वो वैसी की वैसी बनी हुई है, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं हिडन हंगर। तो ये भी एक तरह का बर्डन है जो कि बहुत, यानी इसके लिए बहुत जरूरी है इन चीजों की तरफ ध्यान देना कि हमारे बच्चों को हम एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। और तीसरा जो फैक्टर है, या जो तीसरा जो एक बर्डन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। ओवरवेट या ओबेसिटी ज्यादा खाने से नहीं होता। समटाइम्स ओवरवेट या फिर जो ओबेसिटी होती है ये जेनेटिकली भी होती है। मतलब वो अपने, यदि उनके माता पिता ओबेज हो या फिर शरीर उनका मोटापे से भरा हुआ है, ये जेनेटिकली अनुवांशिक ओबेसिटी हमारे कुछ बच्चों में आ जाती है। तो ओवरवेट या ओबेसिटी से चलने के कारण भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अब जो मेलन्यूट्रिशन है या फिर जो कुपोषण है, अब ये कुपोषण आपने देखा किस तरह का हो सकता है। ये इन सब के कारण बहुत सारे हमारे बच्चों में इफेक्ट देखे गए हैं। हमारे बच्चों में जो प्रभाव आते जाते हैं, धीरे धीरे ये प्रभाव हमें बड़े होने के बाद दिखते हैं। 2 साल में ये प्रभाव नहीं दिखेंगे, या फिर 3 साल में या 4 साल में भी ये प्रभाव नहीं दिखेंगे। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब ये प्रभाव दिखने लगता है। जैसे कि वेट लॉस होना, वजन कम, वजन बढ़ता ही नहीं है किसी बच्चे का, बहुत दुबले दुबले होते जाते हैं, उनका शरीर बहुत कमजोर दिखने लगता है। कुछ बच्चों की जो त्वचा है वो शुष्क हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, ब्रिटल या थिन बाल हो जाते हैं, मतलब बाल टूटने लगते हैं। कम उम्र में ही बालों का टूटना शुरू हो जाता है, बाल पतले होने लगते हैं। या फिर जो मसल मास है, मतलब जो हमारे स्नायु हैं, जो मसल्स हमारे बच्चों में होना चाहिए, वो मसल्स हमारे, उनका लॉस होने लगता है। ब्रिटल नेल्स, नेल्स भी जो है प्रोटीन से बने हुए थे, बाल और नेल्स दोनों ही प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, उनके नाखूनों का विकास नहीं होता। यह भी एक बीमारी की शिकायत है या फिर एक मेल न्यूट्रिशन का प्रभाव होता है। बच्चे कमजोर रहते हैं, स्टेमिना नहीं रहता, उनमें ऊर्जा नहीं रहती भागने फिरने की, खेलने की। सुबह स्कूल जाने के बाद यदि वो दोपहर में आते हैं तो थके हुए रहते हैं, उनको होमवर्क करने की क्षमता नहीं रहती, फिर बाहर खेलने कूदने की क्षमता नहीं रहती। इस तरह से उनमें धीरे धीरे कमजोरी आती है। तो यदि बच्चों का शरीर बचपन में ही कमजोर हो गया तो वो आगे जाके वो शरीर कमजोर ही बना रहता है, क्योंकि जब हम 2 साल के बच्चे में या 5 साल के बच्चे में जितना पोषण देंगे उतनी ही उसकी बॉडी अच्छे से बनती जाएगी। इसके अलावा बोन्स और जॉइंट पेन की शिकायतें होने लगती हैं, और फटीग, फटीग मतलब एक तरह की थकान बच्चे में आने लगती है। धीरे 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 ये थकान बढ़ती जाती है और फिर बच्चा और ज्यादा उसके विकास में ये बहुत बाधक रहता है। अब मेल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी और उससे जो रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, पेडियाट्रिक ओबेसिटी है, इसका जो है वो रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, जैसे कि बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब कुछ कोमॉर्बिडिटीज रहती हैं जो जेनेटिकली आती हैं बच्चों में, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे ही ये बच्चों में आ जाती है। और उनका जो जेनेटिक मेटाबॉलिज्म यदि ठीक नहीं रहता, यदि पेरेंट्स का मेटाबॉलिज्म मतलब माँ पिता का भी मेटाबॉलिज्म यदि सही नहीं है, तो वो हमारे बच्चों में भी वही मेटाबॉलिज्म बच्चों में आता है, उनका भी डाइजेशन ठीक नहीं होता, जिसके कारण चलते वो ओबेसिटी को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन। पेडियाट्रिक ओबेसिटी में ये देखा गया है कि बच्चे जो ओबेस होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो थोड़े समय के बाद वो उनमें डिप्रेशन दिखाई देने लगता है या फिर उनमें स्ट्रेस दिखाई देने लगता है।
साइकोलॉजिकल हेल्थ नॉलेज, ईटिंग बिहेवियर्स या फिर जो एक्टिविटी हैबिट्स हैं वो उनकी कम होने लगती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका ठीक नहीं रहता, नेबरहुड, और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये पेडियाट्रिक ओबेसिटी में रिस्क फैक्टर्स के तौर पे आगे चल के हमें देखने को मिलती हैं। ये सीन आपने सभी ने देखा होगा। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एवरीडे का चैलेंज है इनको। मतलब जो बच्चे बस में जाते हैं उनको भी है, जिनके घर तक बस आती है, ये एक जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, स्कूल में जाने वाला बच्चा है, शाला में जाने वाला बच्चा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब इस इमेज में आप देख रहे हो 4-5 साल से लेके लगभग 8 से 10 साल के बच्चों का हम इसमें विवरण कर रहे हैं। 10 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके शरीर पर हमने कितना वजन डाला हुआ है। आप देख सकते हो कि सभी के पीठों पर, सभी के कंधों पर हमने लगभग 5 से 10 किलो का वजन ये कैरी करते हैं, और ये जो सड़क पार करते हुए जा रहे हैं। दूसरा, ऑटो रिक्शा में किस तरह से बैठे हुए हैं। अब आप इस बच्चे को जैसे देख रहे हो, इसका पेट निकला हुआ है, ये लड़कियां बैठी हुई है, क्या ये सही तरीके से बैठी है? इनका पोस्चर आप देखिए, क्या ये सही तरीके से बैठे हुए हैं बच्चे? उसमें ऐसे ठूसा हुआ है उनको ऑटो रिक्शा में। ये छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे उनके बैग लटके हैं और उनको ऑटो रिक्शा में ठूसा गया है। और इस तरफ जैसे कि आप देख रहे हो, ये तो मतलब गाँव का, आई थिंक सभी जगह ये ऐसा सीन रहता होगा कि छोटे छोटे बच्चियां हैं, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर तक जाती हैं, स्कूल तक, और किस तरह से उनको ये स्कूल में जाना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब चीजें देख के बच्चों में कितना तनाव आता होगा? हमारे बच्चों में ये जो बोझा हमने दिया हुआ है, स्कूलों में जो बोझा, शिक्षा का बोझा है, ये जो बोझा वो कैरी करके जाते हैं, क्या ये उनके मसल्स, क्या ये उनकी हड्डियां इतना बोझा कैरी कर सकती हैं? क्या वो इतना बोझा कैरी कर पाते हैं? मैं अपने भाई के बेटे को देखती हूँ, वो अभी 7वीं क्लास में है, उसका बैग जब मैं उठा के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कौन सी तरह की पढ़ाई की जा रही है, किस तरह की पढ़ाई स्कूलों में दी जा रही है, और उस तरह का न्यूट्रिशन, उस तरह का जो पोषण है, क्या हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? तो ये हमारे बच्चों के लिए हम बोल सकते हैं ये हर दिन का चैलेंज है, और वो ये चैलेंज रोज फेस करते हैं। बता नहीं पाते बच्चे, लेकिन वो हर दिन ये चैलेंज अपना फेस करते हैं। हम बड़े जो हैं, हम अपने चैलेंजेस में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाते। फिर क्या होता है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि स्ट्रेस के तौर पे हमारे बच्चों में दिखाई देने लगते हैं। अब ये सब चीजें यदि बच्चे रोज करते रहेंगे, इस तरह से यदि वो स्कूल रोज जाएंगे और इस तरह का बोझा उठा के जाएंगे, सड़क क्रॉस करेंगे, तो क्या होगा हमारे बच्चों में? वो आगे जाके कुछ ना कुछ स्ट्रेस हमारे बच्चों में सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो सिम्टम है वो है एंजाइटी। एंजाइटी यानी एक तरह की बेचैनी होने लगती है, एक तरह का फियर होता है भविष्य को लेके। भविष्य को लेके बच्चे अभी से ही बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, सावधान होते जा रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना है। बच्चों का क्या है, उन्मुक्त वातावरण चाहिए, खेलने के लिए जगह चाहिए, बहुत सब कुछ चाहिए, लेकिन हम आज वो नहीं दे पा रहे हैं। तो एक उनको भविष्य के लिए एक चिंता बनती जाती है। अभी के बच्चे बहुत सोचने लग गए हैं। इसके अलावा फूड इंटॉलरेंस उनमें होने लगता है, सेंसिटिविटी होने लगती है। कुछ जो कुछ तरह का खाना है उनको पचता नहीं है, कुछ सेंसिटिविटी हो जाती है उनके, पेट उनका साथ नहीं देता, उनके जो, क्योंकि पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं, तो उनका जो शरीर है उनका साथ नहीं देता, इसलिए वो कुछ तरह के फूड उनको इंटॉलरेंस होने लगता है, सहन नहीं होता है। इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ये एक सबसे गंभीर सिम्टम है। इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता में करने में उनको परेशानी होने लगती है, क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं, मैडम क्या पढ़ा रही हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, उनको ये समझने में बहुत दिक्कत जाती है, उनकी एकाग्रता नहीं होती है। स्टबर्न बिहेवियर, बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाना। स्टबर्न का मतलब है जिद्दी हो जाना। बहुत जिद्दी हो जाता है कोई बच्चा। मतलब एक तो क्या होता है कि आजकल घर में 1 या 2 बच्चे रहते हैं, उनकी हम सारी जो ख्वाहिशें हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें, और दूसरा, हमारी उनसे उम्मीदें बंधी रहती हैं, क्योंकि 1 बच्चा है घर में या 2 बच्चे हैं घर में। माँ बाप चाहते हैं कि हम उसको सब कुछ सिखा दें, वो म्यूजिक भी सीखे, वो खेल में भी आगे बढ़े, वो टॉप भी करे, क्लास में भी अच्छा करे, वो ड्राइंग भी करे। अरे 1 बच्चा है, वो क्या क्या करेगा? तो क्या होता है, वह बच्चा जिद्दी बनते जाता है,
और धीरे धीरे उसका जो नेचर है वो एग्रेसिव बनते जाता है, उसको चिड़चिड़ापन बढ़ते जाता है और एक तरह का गुस्सा उसके मन में पलते जाता है। यह आप देख सकते हो लगभग 7-8 साल के बच्चों से लेके जो टीनेजर उम्र के बच्चों में जा रहे हैं, उनमें ये चीजें आजकल बढ़ती जा रही हैं। एग्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है और उनका चिड़चिड़ापन बढ़ते जाता है। इसका विपरीत एक और लक्षण दिखाई पड़ता है, वो क्या है? फियर आने लगता है उनको। रिकरिंग फियर मतलब किसी बात से उनको भय रहता है, वो जाना नहीं चाहते बाहर, घर घुसे हो जाते हैं, घर में ही बैठना पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग सिम्टम्स है। कुछ मतलब जो शारीरिक लक्षणों में क्या हो जाता है, एक अलग तरह की स्किन रैशेस आ जाती है। कुछ बच्चे सिर्फ रोते रहते हैं, उनको माँ बाप से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस उनको होते रहते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। और इसके अलावा डिफिकल्ट इन फॉलिंग अस्लीप, उनको नींद नहीं आती है। बच्चों की नींद बहुत गंभीर समस्या है। स्कूल से बच्चे आते हैं, थके हुए रहते हैं, लेकिन वो नींद को टालते हैं। उनको नींद, बोलते हैं नहीं, मैं नहीं सो सकता, मुझे नींद ही नहीं आती। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ यहाँ वहां, फिर मोबाइल में, आजकल एक ये उनका यंत्र हो गया है, मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं। तो कहाँ से उनको नींद आएगी? चिल्ड्रन विथ एंजाइटी मे हैव, जो हम बोलते हैं ना कि फियर है या फिर जो भविष्य को लेके चिंताएं हो गई उनकी, appear more clingy than normal, मतलब माँ बाप से चिपके रहना, मम्मी से चिपके रहना, उनको छोड़ना ही नहीं है। क्लिंगी का मतलब है चिपक के रहना, उनको एक तरह का डर है। रेस्टलेस होते हैं, फिजिडिटी रहती है, वही क्या है, बेचैनी बनी रहती है। कंप्लेन ऑफ स्टमक एक, ये एक शारीरिक लक्षण है जो कि कंप्लेन देता है, मतलब एक शिकायत रहती है पेट दर्द होने की। ईटिंग हैबिट्स उनकी और स्लीपिंग हैबिट्स उनकी बदलती रहती है, मतलब एक नॉर्मल रूटीन में बच्चा नहीं आ पाता। डिस्प्ले चेंजेस इन ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। एक्सप्रेस नेगेटिव थॉट्स ऑफ वरीज, हमेशा कुछ बच्चे चिंता में रहते हैं और हमेशा नेगेटिव टॉक्स करते हैं। जैसे कि बस में जा रहा है बच्चा तो बोलेगा कि यदि ये बस पलट गई तो, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया तो, प्लेन में यदि है तो बोलेगा यदि प्लेन गिर गया तो। मतलब इतना वरी में रहता है बच्चा, नेगेटिव थॉट से भर जाते हैं कुछ बच्चे। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, अपसेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और जल्दी अपसेट हो जाते हैं, या फिर बहुत गुस्सा आने लगता है, डाउट्स आने लगते हैं उनको, और रोने लगते हैं। मतलब उनको बहुत ज्यादा अपनी बात करने में, अपनी बात समझाने में उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे समझाएं, तो उनको रोने आने लगता है और स्ट्रगल टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो बच्चे स्ट्रेस में हैं, तो किसकी गलती है? हु इज एट फॉल्ट? इसके अलावा ये तो हो गई कुछ मानसिक बीमारियां जो हमें, लक्षण, बीमारी नहीं बोलेंगे इनको, लक्षण बोलेंगे, जो आगे चल के बीमारियों में बदल सकते हैं। कॉमन चाइल्ड हेल्थ इश्यूज, 3 साल की उम्र में बच्चों को क्या क्या बीमारियां हम देख सकते हैं? सभी लोगों के यहाँ बच्चे हैं, सभी देखते होंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों को क्या क्या बीमारियां फ्रीक्वेंट होती है। एलर्जीज होती रहती हैं बच्चों को, जैसे कि जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदला या फिर ठंड आई या फिर बहुत गर्मी आ गई, तो बच्चों में एलर्जी की शिकायत आने लगती है। बच्चों को अस्थमा की शिकायत होती है, क्योंकि अस्थमा, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। और जैसे हम बात करें, यदि स्कूल जब बच्चे जाते हैं, तो जो बसें हैं या फिर जो छोटे छोटे टेम्पो हैं, उन टेम्पो से, बसों से जो धुआं निकलता है, वो हमारे बच्चों में के लंग्स को, फेफड़ों को अभी से खराब कर रहा है, अभी से पीड़ित बनाते जा रहा है। तो बच्चों में अस्थमा की शिकायत, सांस लेने में तकलीफ होना, यह बाल अस्थमा जिसको बोलते हैं, क्षय की बीमारी जिसको बोलते हैं, वो बच्चों में अभी से दिखाई देने लगता है। फिर उसके अलावा ठंड का मौसम आता है तो ठंड होने लगती है उनको, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ये आंखों की जो बीमारी है ये होने लगती है। फूड इंटॉलरेंस होता है, खाना पचता नहीं है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, जो पेट की बीमारी है, उनका जो डाइजेशन है वो यदि ठीक से नहीं रहा तो फिर पेट की बीमारी होने लगती है। हाथ, मुंह और पैरों की कुछ बीमारियां होने लगती हैं, कुछ इन्फेक्शंस उनको होने लगते हैं। एम्पिटिगो, जैसे कि फ्लैट रेड स्पॉट कलर के छोटे 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 ब्लिस्टर्स उनको दिखाई देते हैं पूरे शरीर में। वाट होने लगता है, मतलब एक स्मॉल या थोड़ा सा मांस का जो टुकड़ा होता है, ऐसे ग्रोथ होने लगती है बच्चों के हाथों में या फिर पैरों में। ये सब ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे
ग्रोथ दिखाई देने लगती है। वर्म्स हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, मतलब उनको हम वर्म्स बोलते हैं, उनको जो पेट में उनके कृमि जिनको बोलते हैं, फीता कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया, ये इस टाइप के कृमि हो जाते हैं। तो ये कृमि भी जो है हमारे बच्चों के चयापचय को नुकसान देते हैं। तो हम बच्चों को हम जो भी खाना खिलाते हैं वो कृमि वो खाना खा जाते हैं, और क्या होता है, ये कृमि जो है ये आंतों से चिपके रहते हैं। तो जब भी बच्चा खाना खाता है वो हमेशा भूखा ही रहता है। वो भूखा क्यों रहता है? क्योंकि हम जो बच्चा खाना खा रहा है वो कृमि ये खाना खा जाते हैं। इसलिए यह भी ध्यान देने लायक है कि बच्चा बार बार खाना क्यों मांग रहा है, उसका पेट क्यों नहीं भरता। ये उसका कारण है कि बच्चों के पेट में कीड़े या फिर कृमि हो गए हैं। इसके अलावा जो 3 से 12 साल के बच्चे हैं उनको भी यही सब शिकायतें होती हैं। कुछ और दूसरी शिकायतें भी होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है। वेरी मतलब बिल्कुल भी इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है कि कॉमन कोल्ड है, ये हर बच्चे को एक चाइल्डहुड इलनेस हो जाती है। जैसे ही ठंड का मौसम आता है या बारिश का मौसम आता है और ठंड थोड़ी सी ही बढ़ती है तो बच्चा ठंड पकड़ लेता है, कांपने लगता है, सर्दी जुकाम होने लगता है, कान का इन्फेक्शन हो जाता है। यह भी एक कॉमन बच्चे की बीमारी है। बच्चों में ये बीमारी बहुत देखने को मिलती है, कान का दर्द होना, कान में इन्फेक्शन होना, कान से पानी निकलना, और बहुत ज्यादा पेनफुल ये रहता है। यह भी एक साइनस यानी बढ़ने की बीमारी है। यदि इसको बचपन में ही ठीक नहीं किया गया तो यह बीमारी आगे जाके फिर आगे और बढ़ती जाएगी। इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू हो जाना, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोलाइटिस मतलब जैसे कि हमारा जो श्वसन तंत्र है उसमें जो ब्रोंकस है, जो पार्ट्स है लंग्स के, उसमें इन्फेक्शन जाने से ब्रोंकाइटिस, और उनका जो मतलब बच्चों में बचपन से ही लंग्स का कंजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वो धुएं और डस्ट में खेलते हैं या फिर स्कूल जाते हैं तो धुएं के शिकार होते हैं, तब वहां पे बच्चों में के लंग्स में कंजेशन होने लगता है, जो कि आगे जाके ब्रोंकाइटिस, वहां पे सूजन आने लगती है, कंजेशन बढ़ने लगता है, फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। RSV मतलब रेस्पिरेटरी, जिसकी हमने बात की थी, रेस्पिरेटरी वायरस होता है ये। हैंड फुट और माउथ डिसीज हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक रिनाइटिस है और एक्जिमा। इस तरह की तमाम बीमारियां हमारे बच्चों को 3 से 12 साल तक में की उम्र में होने लगती हैं। अब हमारे बच्चों के लिए एक्चुअली ग्रोथ के लिए जरूरी क्या क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे। ये जो चार्ट बनाया है इसमें हमारे बच्चों के लिए यह चीज इस चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि क्या क्या जरूरी है। फैट और शुगर जरूरी है, 5 ग्राम पर पोर्शन हमें मिलना चाहिए। क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं फैट के लिए, जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं या फिर घी इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए दालें जरूरी है। 30 ग्राम पर पोर्शन, मतलब यदि बच्चा कुछ भी दाल खा रहा है या फिर डेयरी प्रोडक्ट ले रहा है तो 100 ग्राम का पोर्शन हमें बच्चे को मिलना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 4 से 5 का पोर्शन देते हैं, जिसमें 100 ग्राम पर पोर्शन हमें बच्चे को मिलना चाहिए। सीरियल्स या जो भी अनाज हम खाते हैं, रोटी है, चावल है या फिर जो भी दालें हैं अलग अलग तरह की, उसका भी 30 ग्राम पर पोर्शन हमारे बच्चे को ये मिलना चाहिए। तो ये जो डेटा है ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया के द्वारा ये घोषित किया गया है कि हमारे हर बच्चे को इतना खाना मिलना जरूरी है, या फिर इतना पोषण मिलना, रोज का इतना मिलना बहुत जरूरी है। तो हमारे धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रभावकारी एक प्रोडक्ट जो लाया है, जो कि डिलीशियस चॉकलेट ड्रिंक है। रिच एंड डिलीशियस। रिच क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये परिपूर्ण है। और डिलीशियस क्यों बोला है? क्योंकि इसका जो स्वाद है ये बहुत ही अच्छा है, चॉकलेट है इसमें इसलिए इसको स्वाद दिया गया है। रिच क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी पोषक तत्व लगते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से लगते हैं? ग्रोथ के लिए, इंटेलेक्ट के लिए और इम्यूनिटी के लिए। इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ग्रो टोटल फॉर ग्रोथ, इंटेलेक्ट एंड इम्यूनिटी। ग्रोथ यानी सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक ग्रोथ और ओवरऑल जो हमारी कोग्निटिव ग्रोथ है, मतलब जो संज्ञानात्मक ग्रोथ है। हम क्योंकि हम अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने वाले हैं, अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने वाले हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छी ग्रो करें, कुछ अच्छा बने, और इसीलिए हमें उनको, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको अच्छी ग्रोथ दें, उनका इंटेलेक्ट बढ़ाएं और इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएं। तो 20 ग्राम टॉयज डेली विथ मिल्क
यदि हम अपने बच्चे को देते हैं तो देखिए हमें उसमें से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। इसका जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, हमने जो चार्ट पिछली स्लाइड में देखा, वो सब हम अपने बच्चे को इसमें से देने वाले हैं। 20 ग्राम ट्वाइस डेली विथ मिल्क, हमें 20 ग्राम 2 बार दूध में ये बच्चों को देना है। तो इसमें जो जो हमें मिलने वाला है वो हम क्या, इस चार्ट में हम पूरा इसका एनालिसिस देखेंगे। ये जो एनालिसिस है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब FSSAI द्वारा प्रमाणित है। और रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो बोलते हैं, मतलब डेली अलाउंस होता है, हमको एक डेली भत्ता मिलता है। आप जितने भी लोग काम करते हैं सभी को एक डेली भत्ता मिलता है, जो भी कंपनी में हम काम करते हैं। तो ये सेम उसी तरह से हम अपने लिए या फिर हमारे बच्चों के लिए एक डाइटरी अलाउंस देते हैं। तो डाइटरी अलाउंस जो है उसको RDA बोला जाता है, परसेंटेज RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। वो कितना हमें मिल रहा है यहाँ से, एनर्जी हमें इससे मिल रही है पर ग्राम से, हमें पर 100 ग्राम। तो हम यहाँ पे 20 ग्राम से हम देखेंगे हमें कितनी एनर्जी हम बच्चों को दे रहे हैं। एनर्जी पर 20 ग्राम से हम देते हैं 77.2 किलो कैलोरी। प्रोटीन दे रहे हैं हम 4 ग्राम, 20 ग्राम में से उसमें से 4 ग्राम हम प्रोटीन दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट 15.7 दे रहे हैं। टोटल शुगर है 9.9, एडेड शुगर है 7.5। फाइबर्स की मात्रा देखिए आप, 2 ग्राम, 20 ग्राम में से 2 ग्राम उनको फाइबर है। सैचुरेटेड मोनोसैचुरेटेड फैट उसको हम दे रहे हैं, सैचुरेटेड फैट भी है, टोटल फैट नील है क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों को। और सोडियम की जो क्वांटिटी है जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, उसकी भी मात्रा इसमें बहुत अच्छी दी गई है। तो ओवरऑल जो वैल्यूज हैं ये हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के से द्वारा प्रमाणित दी गई है, जो कि एनर्जी जो दे रहा है एवरेज एडल्ट पर डे। ओके, अब इसका जो कंपोजिशन है और बेनिफिट है, ग्रो टोटल हमारे बच्चों में हम क्या क्या, हम जो तत्व हैं इसमें उपस्थित हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो तत्व है इसमें, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व हमारे पाटिल सर ने इसमें डाला है वो है गोपीयूष, जिसको हम काउस कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। बच्चों में इसके क्या क्या फायदे, गोपीयूष के फायदे आपने सभी ने को मालूम है। इम्यूरिच जो हमारी कैप्सूल है, उन सब इम्यूरिच के द्वारा आपको सारे ये फायदे मालूम होंगे। लेकिन बच्चों में इसके क्या क्या फायदे हैं हम एक नजर उस पर डालेंगे। बच्चों में इसके क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, बूस्ट इम्यूनिटी, वेरी एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग द इम्यूनिटी इन बेबीज एज इट कंटेन्स एंटीबॉडीज। आप सभी को मालूम है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि हमारे बच्चों में एंटीबॉडीज तैयार कर, शुरू से ही एंटीबॉडीज तैयार करने का काम करती हैं, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा जो फायदा इससे हमें मिलता है, रिच इन टारगेटेड IgG, मतलब जो गोपीयूष है ये इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है बहुत सारे टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जो कि एक तरह का हमें राह दिखाता है, हमारे बच्चों के हेल्थ को प्रिवेंट करता है, उनको बीमार पड़ने से बचाता है, और वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ सम कॉमन डिसऑर्डर्स। तो उसमें इसमें जो एक बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे वो क्या है कि हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में भी कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोफ्लोरा। तो हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, अच्छे बैक्टीरिया भी वहां पे रहते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया बुरे ही रहें। ओके, जैसे हम दही खाते हैं तो दही भी किससे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है, तो वो बैक्टीरिया अच्छा होता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो यह जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो गोपीयूष जो है यह बैक्टीरिया को डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब जो ये बोल रहे हैं ना कि प्रिवेंट किड फ्रॉम गेटिंग सिक, तो इसका मतलब है कि ये जो टारगेटेड IgG है, जो ग्लोबुलिन्स है, यह पूरी जो माइक्रोफ्लोरा में जो अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको ये डिस्टर्ब नहीं करता है, उनकी जो लाइनिंग है उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। इसीलिए वो हमारे सारे बच्चों को जितने भी कॉमन डिसऑर्डर्स हैं उनको ये बचाने की क्षमता रखता है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हमने देखा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम है, ठंड लग के बीमार पड़ना, सर्दी हो जाना, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, साइनस का इन्फेक्शन हो जाता है, कान का इन्फेक्शन हो जाता है, और निमोनिया जैसी बीमारियां उनको होने लगती हैं। दूसरा जो है डायरिया, चूंकि ये कॉमन फ्लोरा जो है
हमारी जो माइक्रोफ्लोरा है, डाइजेशन की माइक्रोफ्लोरा है, उनके बैक्टीरिया को सही रख रहा है, तो डायरिया होने जैसी संभावनाएं कम हो जाती है। तीसरा जो है, ड्यूरिंग कोल्ड एंड फ्लू सीजन ये अपने बच्चों को बचाते हैं। इसके अलावा ये क्रिटिकल न्यूट्रिएंट सोर्स है, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारे बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और मैंने संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। इसमें प्रोटीन है जो कि हेल्थ और ग्रोथ के लिए जरूरी है, हमारे ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, चयापचय की शक्ति बढ़ाता है, फाउंडेशन रखता है हमारे बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम की, और हमारे बच्चों के शरीर को एनर्जी देता है। इसके अलावा जैसे आप सभी को मालूम है, फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोलेसेंस ये इम्यून सपोर्ट दे रहा है। मतलब बच्चे की जन्म से लेके उनकी उम्र तक का, मतलब 13 से 14, एडोलेसेंस मतलब 13 से 14 साल की उम्र के बच्चों तक यह इम्यूनिटी दे रहा है। यह हमारे, मतलब हम बोल सकते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत है ये, जो कि न्यूट्रिएंट देता है, एंटीबॉडीज देता है, हमारे बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बनाता है और लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी के लिए ये एक फाउंडेशन बनाता है। स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मेन फॉर एक साल के बच्चे से लेके उम्र होने तक, मतलब 13 से 14 साल के बच्चों तक के बहुत बहुत जरूरी होता है ओवरऑल, यानी कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारे हेल्दी सिस्टम को मजबूत बना रहा है, ओलिगोसैकेराइड्स है बच्चों के माइक्रोबायोम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये एक जो सेल का मतलब हमारी कोशिका का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ग्रोथ फैक्टर्स है जो कि हेल्दी गट लाइनिंग, मतलब जो चयापचय तंत्र है उसकी लाइनिंग को हेल्दी बना रहे हैं, लैक्टोफेरिन है जो कि सारी फिजियोलॉजिकल और प्रोटेक्टिव फंक्शन देता है, जितनी भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं उनका प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है बॉवल में उसको बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज के तौर पे ये बहुत बहुत सहायक होता है। एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, इम्यूनोग्लोबुलिन और प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड जो कि हमारी गट को रिपेयर, बच्चों की गट को रिपेयर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम काउस कोलेस्ट्रॉल हमने देखा है 100 से 1000 गुना ज्यादा पोटेंट है ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल से। हम सभी को मालूम है मां का दूध बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ चाइल्ड, लेकिन काऊ का जो दूध है, मतलब जो हमने काऊ से गाय के दूध से जो हमने कोलेस्ट्रॉल बनाया है वह उनके बछड़े की इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन वही जो तत्व है हमने अपने ग्रो टोटल में लिया है जो कि हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी, हमारे बच्चों की ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। ये जो ग्रोथ फैक्टर है इसमें कैप्सूल इम्यूरिज, 2 कैप्सूल इम्यूरिज की डाली गई है जो कि जरूरी है, जो कि बहुत अच्छा कैरी करती है पेप्टाइड को, 2 मॉलिक्यूलर पेप्टाइड इसमें रहते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ाते हैं। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो बच्चे से लेके वृद्ध, यहाँ तो वृद्ध है लेकिन बच्चों से लेके 13 से 14 साल 15 साल तक की ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए जो भी इंग्रेडिएंट हमें लगते हैं वो हमें इस ग्रोथ फैक्टर से मिलते हैं। इसके अलावा इसमें है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो कि सेल ग्रोथ को बढ़ा रहा है, मतलब कोशिका की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, सेल की फैलने की क्षमता मतलब प्रोलिफरेशन उनकी संख्या बढ़ाता है, सेल को डिफरेंशिएट करता है, एंजियोजेनेसिस करता है, और एंटीऑपोटॉक्सिस मतलब यदि कुछ खराब सेल्स हैं, यदि एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होता है तो यह एबनॉर्मल सेल्स को ये कम भी करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे इंसुलिन टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। फिर आ जाता है आईजीएफ, मतलब कि इस कहाँ का इसका उपयोग है, ह्यूमन बॉडी में इसका उपयोग है मसल्स के लिए, कार्टिलेजेस के लिए, बोन, लिवर, किडनी, नर्व्स और स्किन और लंग्स के ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत जरूरी होता है। फिर फंक्शंस ऑफ आईजीएफ और कहाँ पे है, चाइल्डहुड ग्रोथ में इसको हम बोल सकते हैं कि यह बच्चे को हाइट देने का काम करता है। कुछ बच्चे आप देख सकते हो कि यदि उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी रहे, वह बच्चे ड्वार्फ या फिर मतलब बहुत बौने हो जाते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो यह ग्रो टोटल में जो ग्रोथ फैक्टर है जो हमने इसको काउस कोलेस्ट्रॉल से लिया है, वह बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत
जरूरी होता है। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो नोन एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव प्रोडक्शन बहुत बड़ा बना देगा, लेकिन हमारे इसमें जो प्रोपोर्शनेटली ग्रो टोटल में डाला गया है, जो कि हमारे बच्चों की परफेक्ट हाइट उनको देगा। इसके अलावा बच्चों की फाइनल हाइट ये डिसाइड करता है, क्योंकि इसमें जो भी तत्व दिए गए हैं ये पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और फिर यह यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज भी अच्छे से करते हैं, जो कि फैट और फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में बहुत बहुत सहायक होते हैं। तो ओवरऑल यदि एक चार्ट आप यदि देखोगे तो गोपीयूष से हमें क्या क्या मिल रहा है। हमारे ह्यूमन सिस्टम को ये हेल्दी बना रहा है, गट को हेल्दी बना रहा है, इंटेस्टाइनल सेल और इंटेस्टाइनल वॉल को की परमेबिलिटी यानी जो उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। लीकी गट्स आईबीएस में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, कोलाइटिस में ये सहायक है, सूजन कम करने में सहायक है, इन्फ्लेमेटरी है, जीआई ट्रैक्ट में सहायक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, एंटीबॉडीज की संख्या बढ़ाता है जो कि इन्फेक्शन से और बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होती है, फ्लू का प्रिवेंशन कर रहा है, मसल गेन हो रहा है बच्चों का, रोटा वायरस से बचाने का काम करता है जो कि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है बच्चों में। इसमें एक हार्ड कोटिंग है बच्चों के स्टमक और इंटेस्टाइन को देता है, जो कि जर्म से बचाने में की क्षमता रखता है, जो कि हमने देखा कीड़े जो हो जाते हैं, कृमि हो जाते हैं, उनसे बचाने की ये क्षमता रखता है, जॉन्डिस से बचाता है, और हमारे हार्मफुल जो बॉडी वेस्ट हैं बच्चों के पचन तंत्र से जो निकलते हैं उनको बाहर फेंकने की एक क्षमता रखता है, न्यूट्रिएंट का डेवलपमेंट बढ़ाता है और जिससे कि हमारे बच्चों का ब्रेन और आंखें और हार्ट की क्षमता बढ़ती जाती है। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट, फैट और विटामिन इसमें है, जो कि अपने आप में एक परिपूर्ण पोषक तत्व से भरा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा। इसमें बच्चों के लिए क्या क्या फायदे हैं अश्वगंधा में, जैसे कि हमने पहले कुछ स्लाइड्स में देखा, बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं और एंजाइटी में रहते हैं, तो एंजाइटी और स्ट्रेस को से क्या क्या हो सकता है वो भी हमने विस्तृत में चर्चा की। तो नेचुरल वे है, अश्वगंधा में कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जो कि हमारे बच्चों को मतलब ताकतवर बनाते हैं, हमारे बच्चों की बॉडी को ताकतवर बनाते हैं, जो कि बॉडी का स्ट्रेस ले सके और बॉडी का जो मतलब स्ट्रेस को टॉलरेट करने की क्षमता देता है। यह बेटर स्लीप और रिलैक्सेशन देता है। जैसे कि हमने देखा आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जो हमारे मोबाइल से निकलती हैं या फिर जो टीवी इससे निकलती हैं, वह हमारे बच्चों की नींद में बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट लाती हैं, बच्चों को सोने में बहुत तकलीफ होने लगती है। तो अश्वगंधा में जो तत्व पाए गए हैं वह हमारे बच्चों के को सोने मतलब उसमें जो कंपाउंड्स हैं वह इंड्यूस करते हैं, वह हमारे बच्चों के लिए साधारण सोने की प्रक्रिया को इंड्यूस करते हैं, जिससे कि बच्चों की नींद अच्छी हो सकेगी और उनकी दिनचर्या फिर ठीक रहेगी। फिर ब्रेन पावर को इम्प्रूव कर रहा है। ब्रेन पावर मतलब यहाँ एक जो केमिकल है, मतलब इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलाइन, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। तो अश्वगंधा में जो तत्व है वेदानोलाइट्स, मतलब लगभग अश्वगंधा में 200 प्राकृतिक तत्व पाए गए हैं। तो यह पूरे प्राकृतिक तत्व मिलके जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, वह सारे तत्व मिलके हमारे बच्चों के एसिटाइल कोलिन लेवल को बढ़ाते हैं, जो कि धीरे धीरे ब्रेन की पावर को बढ़ाएंगे। तो इसमें उतना अश्वगंधा है जो कि हमारे बच्चों की पावर को, ब्रेन की पावर को धीरे धीरे बढ़ा सके। इसके अलावा अश्वगंधा भी एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है और मोस्ट पॉपुलर बेनिफिट है हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। इंक्रीज मसल मास और स्ट्रेंथ, वेरी वेरी सेफ। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि जो हम प्रोटीन ड्रिंक या फिर जो बाहर दूसरे ड्रिंक जो हम बाजार से लेते हैं वह अननेचुरल यानी कि केमिकल्स या फिर कुछ और दूसरे चीजों से बने हुए रहते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि वो मसल मास बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो सेफ है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम। अश्वगंधा चूंकि एक प्राकृतिक इससे लिया गया है, प्राकृतिक सोर्स से लिया गया है, तो हमें मालूम है कि हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है, इससे कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि इसको
नेचुरली इसको हमने इसे प्राप्त किया है। तो नेचुरल वे में हमारे बच्चों की मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो कि इंजुरीज को कम करती है। नॉर्मल तौर पे देखा है कमजोर बच्चे पिट के आ जाते हैं स्कूल से, और क्योंकि वो कमजोर रहते हैं, उनकी मसल स्ट्रेंथ नहीं रहती। और जो तगड़े बच्चे होते हैं, जिनकी मसल्स अच्छी होती है, वो टफ फाइट देते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में जाके लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन आगे के लिए, मतलब हम जब बोलते हैं ना कि हमारे बच्चों के ऊपर के भार है, बस्ते का भार है, बैग का भार है, पुस्तकों का भार है, तो उसके लिए हमारे बच्चों की मसल्स भी अच्छी चाहिए, जो कि हमें अश्वगंधा से मिल रही है। तीसरा जो है फाइट सिकनेस, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, जो कि बीमार पड़ने, यदि भी बच्चा बीमार पड़ भी गया मान लो, तो उनको लड़ने की क्षमता देता है। रिस्टोर्स ओवरऑल वेलबींग, मतलब पूरी तरह से रिस्टोरेव टॉनिक है। यह एक पूरी तरह से टॉनिक के तौर पे काम कर रहा है, जो कि नर्वस एंडोक्राइन, मतलब जो हमारी ग्रंथि है, हमारी एक एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, जो कि बहुत सारे हॉर्मोन्स का उत्पादन करती है। जो हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए जो हॉर्मोन्स हमें लगते हैं, एंडोक्राइन ग्रंथि जो है ये बहुत सारे हॉर्मोन्स का उत्पादन करती है। फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम को तगड़ा बना रहा है, और एड्रिनल और थायराइड फंक्शन को, बचपन से ही ये सारी जो ग्रंथियां हैं, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, यह बचपन से ही इनका विकास होने लगता है, और इनसे जो हॉर्मोन्स निकलते हैं, वह उन हॉर्मोन्स का संतुलन रहना बचपन से ही बहुत जरूरी है, जो कि तो अश्वगंधा में ऐसी क्षमता है जो कि पूरी ओवरऑल हमारे स्वास्थ्य को और जितनी भी ग्रंथियां हैं उनके हॉर्मोन्स उत्पादन को संतुलित रखती है। तीसरा जो इसमें डाला गया है तत्व है, वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी, हमने सर का भी लेक्चर सुना, कोटिकर सर का, उन्होंने बहुत अच्छे से उस दिन समझाया कि कैसे यह शंख पुष्पी जो है, यह हमारे बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी होता है। तो इसको एक जो कैटेगरी रखी गई है वो क्या है, यह एक न्यूरो प्रोटेक्टिव, नूट्रॉपिक और न्यूरो मॉड्यूलेटरी हर्ब है, जिसका काम क्या है, न्यूरो डीजनरेशन। 5 साल की उम्र तक बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, 12 से 13 साल की उम्र तक न्यूरॉन्स बनते हैं, उसके बाद फिर न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं। इसलिए इस एज तक, इस आयु तक जितने भी न्यूरॉन्स बन गए, जितनी भी हमारी जो नर्वस सिस्टम है, मतलब जो हमारा ब्रेन है, हमारे बच्चे का जितना अच्छा हो गया, वही मस्तिष्क हमारा आगे जाके काम करने वाला है। तो शंख पुष्पी जो ग्रो टोटल में डाला गया है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं हमारे बच्चों को। इम्प्रूविंग लर्निंग, ग्रास्पिंग पावर एंड रिकॉल एबिलिटी, मतलब हमारी जो बच्चों की लर्निंग प्रॉपर्टी है, जो समझने की क्षमता है, ग्रास्प करने की क्षमता है, और आगे जाके उसको याद करने की क्षमता है, मतलब परीक्षा देते समय बच्चों को रिकॉल करना, उस चीज को याद करके लिख पाना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल तौर पे यही होता है आजकल कि एक रात को पढ़े, फिर दूसरे दिन जितना पढ़ के गए थे उतना लिख दिया। बहुत कम बच्चे जो हैं, जो एक इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं, उनको बहुत बहुत रिकॉल करने की जरूरत नहीं होती। वो फिर आईआईटी और मतलब जो बहुत क्रीम लेवल के लोग होते हैं, वो ग्रेट लोग, मतलब सो कॉल्ड स्कॉलर्स जो होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, उसमें ये ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए, रिकॉल की क्षमता बढ़ाने के लिए शंख पुष्पी बहुत सहायक रहेगा। ब्रेन टॉनिक के तौर पे ये काम करता है, मेंटल पावर बढ़ा रहा है, और दूसरे बहुत सारे जो लक्षण है, जैसे इंसोम्निया होना, नींद ना आने की बीमारी है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी, डिप्रेशन में चले जाना, बहुत से बच्चे डिप्रेस रहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के डिप्रेशन में जाने के, हम समझ नहीं पाते। स्कूल में भी आजकल काउंसलिंग सेशन वगैरह रहते हैं, जिसके कारण बच्चे क्यों डिप्रेशन में गए हैं। तो हम अपने बच्चों को ऐसा तत्व दे रहे हैं जिससे कि बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इसके अलावा ये कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, एकाग्रता को बढ़ा रहा है, फोकस बढ़ा रहा है, मेमोरी पावर बढ़ा रहा है, और अलर्टनेस, क्लास में अलर्टनेस रहना बहुत जरूरी है। स्फूर्ति जो रहती है, बच्चों में स्फूर्ति कम हो गई है आजकल, तो स्फूर्ति जगाने के लिए शंख पुष्पी बहुत बहुत सहायक रहेगा। वेरी बेनिफिशियल फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो स्ट्रेस में रह गए हैं आजकल। बेटर बेटर कैसे एग्जाम में हम अपना जो रहता है ना, बच्चों को आजकल क्या है, माँ बाप भी बहुत प्रेशर देते हैं, इतने मार्क्स आने चाहिए। फिर उनके आजकल एग्जाम्स भी बहुत सारे होते हैं स्कूलों में, कुछ कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोग्राम आजकल चलता है, जब देखो तब एग्जाम होते रहते हैं। तो उनको एक तरह का बर्डन आ गया है, उनको एक तरह का स्ट्रेस आते जा रहा है।
तो ये जो ग्रोइंग बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको स्कूल तो जाएंगे ही, परीक्षा तो देनी ही है, तो उनके लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए, जो भी चीज हम कर रहे हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस के लिए है। तो यदि स्ट्रेस कम करना हो बच्चों का, तो शंख पुष्पी वहां पे बहुत काम आएगा। इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मतलब जो मस्तिष्क का जो संज्ञानात्मक विचार करने की क्षमता जो है, जो हमारा ब्रेन किस तरह, किस डायरेक्शन में सोच रहा है, उस तरह की फंक्शनिंग को ये बहुत बढ़ाने का काम करता है। रिड्यूसेस मेंटल फटीग, जो मानसिक तनाव है, मानसिक थकान है, उसको ये कम करता है। डिप्रेशन में काम आता है। डाइजेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, चयापचय की क्षमता बढ़ाता है और स्किन की हेल्थ को भी अच्छा रखता है। इसके बाद जो चौथा तत्व है वो है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। जैसे कि हमने हल्दी के बारे में बहुत बातें की हैं, तो इसमें भी हल्दी का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो कि हमारे बच्चों की हेल्थ में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है। रेस्पिरेटरी हेल्थ में ये अच्छा है। इसमें बहुत मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है, जो कि हमारे जो मसल्स हैं, बच्चों के मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करने का काम करती है, नींद में रेगुलेशन का काम करती है। इसके अलावा इसमें जो पोटेशियम, मैग्नीशियम टर्मरिक में डाला गया है, स्मूथ मसल्स जो है, हमारे स्केलेटल मसल्स हैं बच्चों की, उनको क्रैम्प्स जो आते हैं, बचपन से ही जो क्रैम्प्स आने लगते हैं पैरों में, हाथों में, उनको ये बचाने का काम करती है। इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स को ये बढ़ाती है, जो कि हर फेज में हमारे बच्चों की जो पीक फेज होती है, मतलब 8वें 9वें साल से लेके बच्चों का जो विकास होता है, उसमें ये डेवलपमेंटल फेज जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत जरूरी है। फुल ऑफ विटामिन और मिनरल्स है। कर्क्यूमिन के बारे में हमने बात की, जैसे प्रिंसिपल फ्री रेडिकल फाइटर, कर्क्यूमिन भी इसमें है, जो कि फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। कर्क्यूमा ब्रेन को न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है, इंप्रूव कर रहा है और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, और रिस्क जो है रिलेटेड ब्रेन से, उनको ये कम करने का काम करता है। कोका पाउडर है, रिच इन पॉलीफेनॉल्स, बहुत सारे फिनोलिक कंपोनेंट इसमें है। यह भी एक प्राकृतिक स्रोत से लिया गया है। यह मतलब सिंथेटिक चॉकलेट इसमें नहीं है, ये आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें सिंथेटिक चॉकलेट नहीं है। कोका पाउडर जो है यह भी नेचुरली लिया गया है, प्राकृतिक सोर्स से ही इसको लिया गया है, जो कि पॉलीफिनॉल से भरपूर है। इसके फायदे देखिए क्या क्या है। ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर रहा है ब्रेन में और ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। जितना अच्छा ब्लड फ्लो रहेगा, उतनी अच्छी ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाएगी और फंक्शनिंग बढ़ाती जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट से रिच है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स है। कोका पाउडर जो है, एक्चुअली इसके जो कुछ पेपर्स आए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में लिए गए हैं, यह डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी है। नॉर्मली डार्क चॉकलेट जो है वह, यदि डिप्रेशन में बच्चा है तो उसको सिर्फ मतलब टीनेजर, स्पेशली टीनेजर्स को डार्क चॉकलेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल इसमें देखा गया है, कि डिप्रेशन से वो बाहर निकलने में सहायता करते हैं। एंटीबैक्टीरियल और इम्यून स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं। इसमें जो दो तत्व पाए जाते हैं, थियोब्रोमा और थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन और थियोफाइलिन, यह अस्थमा से लड़ने की क्षमता देते हैं। एंटीबैक्टीरियल और एंटी स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी हैं, जो कि दांतों और स्किन को भी मजबूत कर रही हैं, अच्छा करती हैं। इसके अलावा जो इसमें जो कोका है, वह डेंटल कैविटीज और जो मसूड़े में जो बीमारियां होने लगती हैं बच्चों में, बहुत कॉमन है, दांतों का और गम्स का प्रॉब्लम, उससे भी लड़ने में सहायता दे रहा है। स्किन को ये सन डैमेज से बचाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें है, जो कि बहुत रिच इन फाइबर्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो कि हमारे बच्चों की भूख को अच्छा बनाता है और एनोरेक्सिया को पूरी तरह से निकालता है। एनोरेक्सिया मतलब भूख न लगने की बीमारी। तो जिस बच्चों में एनोरेक्सिया है, वह उससे बाहर निकलने की, क्योंकि ये डाइजेशन अच्छा कर रहा है, तो नेचुरली बच्चे को फिर भूख लगने लगेगी। इसके अलावा इसमें कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एसेंशियल फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ओलिक एसिड है, जो कि शुरुआत से ही बच्चे के कार्डियोवास्कुलर, मतलब हार्ट के हेल्थ को इंप्रूव करेगा, स्पेशली उन बच्चों का जो कि ओबेसिटी में जाते हैं, ओबेज होते हैं, मोटापे में चले जाते हैं। उनके, यदि बच्चे को शुरू से मोटापा रहता है, ओबेसिटी रहती है, तो उनको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना होती है। तो ग्रोथ टर्मिनल क्या है?
न्यूट्रिएंट पैक्ड सुपर फूड, इसको भी हम सुपर फूड बोल सकते हैं, जो कि एक पेडियाट्रिक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के तौर पे हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है चोकोइम्यूनिटी। जिन बच्चों को चॉकलेट पसंद है, मार्केट में भी चॉकलेट उपलब्ध है, लेकिन वो जो चॉकलेट है वह जो उसमें हमारे चोकोइम्यूनिटी में जो जो तत्व डाले गए हैं, फर्स्ट चॉइस राइट फॉर फ्रॉम किड्स टू ओल्ड एज, जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है उनको ये हर्बल डिलीशियस फ्लेवर हम चॉकलेट दे सकते हैं। बाजार की चॉकलेट ना लें, चोकोइम्यूनिटी चॉकलेट हम अपने बच्चों से लेके बुजुर्गों तक दे सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, जितने तत्व हमने अभी तक डिस्कस किए, काउ कोलेस्ट्रम, अश्वगंधा, शंख पुष्पी और शुगर बेस। तो शुगर बेस जो है ये हमें कोका से मिल रहा है। कोका पाउडर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, उसके बहुत फायदे हैं। तो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है विच इज वेरी वेरी सेफ फॉर अवर चिल्ड्रन। इम्यूनिटी, ग्रोथ एंड इंटेलेक्ट, चोको इम्यूनिटी को भी हम वही बोल सकते हैं। यह इम्यूनिटी, ग्रोथ और इंटेलेक्ट तीनों के लिए यह बहुत जरूरी है। इसके बेनिफिट्स वही है, काउ कोलेस्ट्रम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दे रहा है, अश्वगंधा हेल्दी ग्रोथ डेवलपमेंट बच्चों को दे रहा है, हमारे बच्चों का ब्रेन फंक्शन, मेमोरी और स्लीप को बढ़ाता है, शंख पुष्पी ब्रेन हेल्थ देता है, इंटेलिजेंस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारे बच्चों के जो एंजाइटी हो गई है या फिर जो बहुत चंचल बच्चे हैं उन बच्चों को ये काम डाउन करता है, उनको स्ट्रेस से कम करता है, एंजाइटी से कम करता है, बच्चों की मेमोरी इंप्रूव करता है और ओवरऑल ब्रेन टॉनिक के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये हर्बल है, हर्बल मतलब प्राकृतिक सोर्स से लिया गया है, इसलिए ये आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, ये हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो हेल्दी चिल्ड्रन बिल्ड हेल्दी नेशन। हमारी जो हमारे देश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बच्चों का, मतलब 41%, 40 से 45% हमारे पॉपुलेशन बच्चों की है। 45 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में, कम नहीं है ये संख्या। तो बेटर स्टेट में रखने के लिए हम उन बच्चों को बेटर स्टेट में रखना चाहेंगे कि वो अभी से ही डिप्रेशन में चले जाएं या फिर अभी से ही अपने कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ उठाएं। तो जनरली देखा गया है कि जो बच्चे अपनी चाइल्डहुड में अच्छी हेल्थ एंजॉय करते हैं, वही बच्चे आगे जाके एक हेल्दी एडल्ट बनते हैं। तो जनरली अ चाइल्ड who enjoys a better state of health during childhood will become a healthy child. So what we need, we are the stakeholders for our children. So we need action from all the stakeholders for the preservation development of our children. बच्चे हमारे भविष्य के विकास और उन्नति की कुंजी हैं और उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना यह हमारी जिम्मेदारी है। हेल्दी चिल्ड्रन में हेल्दी फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे आशा है कि यह प्रेजेंटेशन में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स का सभी अच्छे से समझ में आया होगा।